जिसका प्रधानमंत्री, जिसके पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक शस्त्र है, जो अपने आप में एक ताकत है, सामरिक ताकत तो रखता ही है, लेकिन अचानक ऐसा भीगी बिल्ली जैसा या भीगे मुर्गे जैसा क्यों दौड़ने लगे प्रधानमंत्री इधर? विदेश नीति में इस गुट में भारत का जाने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि ना इसमें भारत का कोई फायदा है, ना ये जो कर रहे हैं वो सही है। बस एक ब्लैकमेलर नेतन्याहू के दबाव में आकर 3 देशों के जो मुखिया हैं वो डर के मारे भीगे मुर्गे की तरह कुछ भी कर रहे हैं, जो ना विदेश नीति के टेक्स्ट बुक में आएगा, ना ही इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, काले पन्नों में ही दर्ज होगा। जिस रशिया के दम पर आपने अमेरिका को इंडिया में घुसने नहीं दिया था, उस जमाने में उस जंग में घुसने नहीं दिया था, उस रशिया से तेल लेने के लिए आप अमेरिका से अनुमति मांग रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद यानी आजादी के बाद पहली बार गलत साथ में, गलत संगत में गलत कदम रखना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान का हश्र क्या होगा? ये गलत संगत का जो हश्र होता है वो वही होगा। देश रहता है, सरकारें आती जाती हैं। जो आपने कहा कि ईरान और रशिया भारत के साथ दोस्ती की बात लगातार कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सरकारें आती जाती हैं, मुल्क रहेगा। और ये भी जानते हैं कि इस देश में जो सोचने समझने वाले ज्यादातर लोग हैं, उनको पता है कि आपको यूएई या फिर इजराइल के साथ खड़े होने की जगह ईरान के साथ खड़ा होना हर तरह से फायदेमंद होता है। मोदी एक लायबिलिटी बन चुके हैं अब देश के लिए, और न ही वो पहले भी कभी एसेट नहीं थे। जो किसी भी हाल में सरकार का समर्थन करने को तैयार है और जिसकी मुस्लिम हेट इतनी ज्यादा है कि वो इजराइल को भी पापा बनाने को तैयार है। वो किसी को जो मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कोई अगर सड़क पर चलता कुत्ता मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कुत्ते की क्या बात करनी है, सुअर हाथ में लेके घूम रहे हैं, देखा ही हम, क्योंकि मुसलमानों में सुअर हराम है। तो ये जो एक पूरा क्लास बना हुआ है, इसका कितना और कितना लंबा असर पड़ेगा हिंदुस्तान की अंदर की छवि पर और बाहर की छवि पे, क्योंकि बाहर भी हमारी छवि बहुत बहुत खराब हुई है पिछले 10-12 साल। तो ये देशद्रोह इजराइल के दबाव में हम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कल्चरल गिव एंड टेक करना चाहिए, फला करना चाहिए, डिकरा करना चाहिए, होसबड़े आके बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका ने दबाव डाला। तो मोदी खुद तो बोल नहीं सकते, तो वो भोसबड़े से बुलवा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए सबके बावजूद अगर देश पर कोई वाकई संकट है, तो हम सब तैयार हैं कि उसमें हम अपना रोल कैसे निभा सकते। बट एक व्हाइट पेपर तो जारी कीजिए, एग्जैक्टली हमें बताइए कि देश की सिचुएशन क्या है। तो भारत को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नसीब हुई इस प्रधानमंत्री से, ना उत्तरदायित्व नसीब हुआ, तो आप व्हाइट पेपर का एक्सपेक्टेशन ही मत करिए। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं राजू भाई। ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर्स का सम्मेलन होता है। हमारे यहाँ ईरान के विदेश मंत्री आते हैं, यूएई के भी विदेश मंत्री आते हैं। चाइना अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजता है, डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको भी नहीं भेजता है, अपने एम्बेसडर को कहता है कि आप रिप्रेजेंट करो। यानी चाइना इस ब्रिक्स को कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। लेकिन काफी बहस हुई ब्रिक्स के अंदर, ब्रिक्स की जो सारी मीटिंग थी उसमें लगातार बहस हुई और सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया ईरान और यूएई के बीच की असहमति। दरअसल बहुत सारी चीजें आई हैं। एक खबर ये आई है कि यूएई ने जब जंग शुरू हुई तो सारे अरब मुल्कों को फोन किया और कहा कि आप हमारे साथ आइए इस जंग में। सारे अरब मुल्कों ने मना कर दिया। फिर खबर आई कि नेतन्याहू, बर्निया और बाकी लोग, वहां के आर्मी चीफ, ये सारे लोग यूएई पहुंचे थे जिस समय जंग चल रही थी। यूएई ने कहा यह झूठ है, लेकिन इजराइल ने कहा यह सही है। और मजेदार है कि ये बात भी निकली प्रधानमंत्री के ऑफिस यानी नेतन्याहू के ऑफिस से। ब्रिक्स सम्मेलन के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी जी निकलते हैं 5 देशों की यात्रा पर, बल्कि चलते सम्मेलन के बीच से ही कल ही निकल गए थे। और सबसे पहले पहुंचते हैं यूएई। और यूएई जाकर वो कहते हैं कि ईरान जो हमले कर रहा है यूएई के ऊपर वो गलत है और उसकी भर्त्सना करते हैं। एक डील होती है जिसमें यूएई हमको आयल देगा और उसके बाद वो यूरोप के मुल्कों की तरफ निकल जाते हैं। अब ईरान भारत में आता है, बार बार कहता है कि भारत हमारा पुराना दोस्त है। यहां तक कहता है कि ये बातचीत की प्रोसेस में बड़ा रोल निभा सकता है इंडिया। लावरोव जो रशिया का विदेश मंत्री है वो भी कहता है इंडिया बड़ा रोल निभा सकता है। लेकिन अभी ये हल्का भी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री मोदी पहुंच जाते हैं यूएई। और यूएई के साथ जिस तरह से वो खड़े वहां पर होते हैं, अब जिस तरह से गले वले मिलते हैं, वो तो खैर उनकी स्टाइल है, उस पर बात करना बेकार है। लेकिन जिस तरह से यूएई के साथ खड़े होते हैं अभी, जबकि ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है 2-4 दिन में दोबारा युद्ध शुरू हो जाए। और पिछली बार जब युद्ध शुरू हुआ तो गए थे इजराइल और इजराइल के साथ होने की बात करके आए थे। इजराइल कहता है, इजराइल, यूएई और भारत एक
कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो मुकाबला करेंगे अरब मुल्कों के अंदर जो कट्टरता वगैरह जो भी वो कहता है उसका मुकाबला करेंगे, यानी ये एक ग्रुप बनाने की बात करता है। यूएई ओपेक से बाहर निकल चुका है और साफ साफ दिख रहा है कि सबसे ज्यादा अगर इजराइल के करीब कोई अरब मुल्क है तो वो यूएई है। मैंने अपनी बात कर दी, सवाल कोई नहीं पूछूंगा। राजू भाई, इस पूरे प्रोसेस पर आपकी एक लंबी टिप्पणी। देखिए, पहले तो यूएई ने हमें जो तेल देने का वादा किया है, शायद कहा है, अभी वादा भी नहीं किया है। तो वो तेल है 30 मिलियन बैरल्स। 30 मिलियन बैरल्स में भारत के सिर्फ 6 दिन कटेंगे और बचा हुआ तेल सिर्फ ईरान दे सकता है और रशिया दे सकता है, रूस। तो 361 दिन के लिए मोदी जी के पास कोई पत्ता नहीं है। और ये भी 30 मिलियन बैरल जो है वो ईरान के मिसाइल अगर यूएई पे गिरते नहीं है तो दे सकते हैं, क्योंकि जो बातें हैं यूएई की वो सारी हवा में है, क्योंकि ईरान के साथ जंग का सबसे ज्यादा भारी नुकसान यूएई को देना पड़ा। और जो एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और राजनीति के जानकार जो है डॉक्टर सैक्स, वो खुद यहूदी हैं, वो खुद जेफरी सैक्स, तो वो खुद कह चुके हैं कि यूएई इज डेड। तो अब ये प्रश्न है कि 1.5 बिलियन लोगों का देश जो आणविक शक्ति से लैस है, उसके प्रधानमंत्री को यूएई में ऐसा क्या इंटरेस्ट है जिसका प्रधानमंत्री, जिसके पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक शस्त्र है, जो अपने आप में एक ताकत है, सामरिक ताकत तो रखता ही है, लेकिन अचानक ऐसा यानी भीगी बिल्ली जैसा या भीगे मुर्गे जैसा क्यों दौड़ने लगे प्रधानमंत्री इधर उधर। तो ये बात भारत के अपने सामर्थ्य की नहीं है, या भारत के लोक संख्या या भारत के लोगों के सामर्थ्य की नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री और उनके मित्रों की वीकनेस की है। तो यूएई में वो जाकर ये देखिए, एप्स्टीन फाइल में जिनके नाम आए हैं वो 3 देशों के वो है, ईरान का कोई आदमी या नेता या वो उसकी सादगी भरी जिंदगी है और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। जो नाम आए हैं वो देश साथ में है, यूएई, भारत, इजराइल खुद ही है क्योंकि वो तो ब्लैकमेलर्स का बाप है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो अभी के प्रेसिडेंट है उनके साथ ही। तो ये अमेरिका में जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अमेरिका में जो जर्नलिस्ट हैं, वहां पर आजादी अभी भी कायम है। तो वो बोल ही रहे हैं कि इजराइल के ब्लैकमेलिंग को ये हवा दे रहे हैं ट्रम्प साहब, क्योंकि अपनी उनकी निजी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल के बचे हुए पन्ने अगर बाहर आते हैं तो बहुत बवाल हो सकता है। इसलिए ट्रम्प अभी उनकी लाइफलाइन ही वही है, और वैसे ही बात मोदी जी के साथ है। और एक और बात है कि यूएस में आपको मालूम है मोदी मित्रों की जो जान अटकी हुई है उसके ऊपर डील हो रहे हैं। तो वो डील भारत के पूरे ट्रेड डील से जुड़ा हुआ है, यानी भारत के 1.5 बिलियन लोगों का भविष्य देकर बदले में मोदी अपने मित्रों को छुड़ाना चाहते हैं वहां पर। और यूएई के साथ रहने का, देखिए, विदेश नीति में इस गुट में भारत का जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ना इसमें भारत का कोई फायदा है, ना ये जो कर रहे हैं वो सही है। बस एक ब्लैकमेलर नेतन्याहू के दबाव में आकर 3 देशों के जो मुखिया हैं वो डर के मारे भीगे मुर्गे की तरह कुछ भी कर रहे हैं, जो ना विदेश नीति के टेक्स्ट बुक में आएगा, ना ही इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा, काले पन्नों में ही दर्ज होगा। और ये मानवता विरोधी ये सारे जो काम हो रहे हैं वो सिर्फ मोदी और मोदी जी के मित्रों के लिए हो रहे हैं। और एप्स्टीन फाइल में जो नाम है आप देख सकते हैं रिश्ता कितना क्यों करीबी है। और जबकि एक रेसिग्नेशन भी आ चुका है ऑलरेडी यूएई से, यूएई के जो एक महिला थी उनका भी रिश्ता क्लियर हुआ है वहां पर। तो ये सारा देखिए, ये कहने के लिए यूएई एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन वो जायोनिस्ट है और इजराइल के बहुत करीबी जो दबे हुए लोग हैं, मुल्क है, यानी ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर है इजराइल के, उसमें यूएई आता है। और दूसरी बात एक और है सर, ये इस बात पे ध्यान मैं खींचना चाहूंगा आपका भी और लोगों का भी, कि मोदी मित्रों ने बहुत बड़े पैमाने पर
और मोदी के साथी जो है उनके कैबिनेट में नहीं यानी उनके सरकार में, जो जिन्होंने यूएई में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश किया, ये सोचकर कि ये संपत्ति जो है भारत से हम ले जाकर वहां निवेश करेंगे तो जिंदगी भर के लिए आबाद हो जाएंगे। हुआ ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि जीवन हमेशा आप सोचते हो वैसे जाता नहीं है। ईरान के हमलों से पूरी तरह से खोखला हुआ यूएई की इकोनॉमी, पूरी तरह से इनके पैसे आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। तो ये सारी बातें आप पकड़ कर चलो तो मोदी अपने लिए और अपने मित्रों के लिए यूएई गए और वहां भारत के सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और संप्रभुता के हितों में जो नहीं है वो बयानबाजी करके आए। यानी आगे गए, वो नॉर्वे गए क्यों, वो तो आपको मालूम ही है, नॉर्वे भी उनके मित्रों का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करने गए। तो मोदी जी अब भारत के नॉर्वे के पास भी आयल है, हो सकता है आयल नॉर्वे से भी लेने का मामला हो। नॉर्वे के पास भी आयल है अच्छा खासा। तो 2-3 बोतल मिल सकती है उनको सर को लगाने के लिए, तो उतना नॉर्वे के पास से ले ही सकते हैं। तो बात यह है सर कि मोदी एक लायबिलिटी बन चुके हैं अब देश के लिए, और नहीं वो पहले भी कभी एसेट नहीं थे, लेकिन वो लायबिलिटी है ये पता चलने के लिए ये 12 साल जाने पड़े, हमें भोगना पड़ा, झेलना पड़ा देश को। अब ये क्लियरली पता चलता है आपको कि मोदी जिनके साथ जा रहे हैं वो वही खुद सही रास्ते पे नहीं है, वही खुद डूबने पे लगे हुए हैं। और एप्स्टीन के माध्यम से नेतन्याहू सारे ये 3 देशों के मुखियाओं को नचा रहे हैं, और अपने देश का हित किसमें है, संप्रभुत्व। देखिए, और एक बात आपने जो शुरू में बोला, यूएई ने खुद अपने जो अरब मुल्कों के साथी है, जो पुराने साथी, उनको बोला कि हमारे साथ चलो, इजराइल के साथ में, उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उनका एप्स्टीन फाइल में कुछ ज्यादा नहीं है। लेकिन भारत जैसी ताकत इतनी बड़ी, यानी ताकत यानी आप समझिए कि एटॉमिक पावर सिर्फ हिंदुस्तान ही है इजराइल को, और इतनी बड़ी अब मजबूत सबसे मजेदार बात मैं करूं, आप ही की बात से बात लेके करूं कि पाकिस्तान ने अपने एटॉमिक पावर होने को इस्तेमाल करके, आप देखिए बिल्कुल नए नए डील वो कर रहा है। चाइना भी उसका दोस्त है, पाकिस्तान से भी उसने अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है, ईरान की डील करवा रहा है, जबकि ईरान के साथ उसके संबंध खराब रहे हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान के कोई बड़े अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। लेकिन उस एटॉमिक पावर होने को, और आप देखिए कि पाकिस्तान जब एटॉमिक पावर हुआ था, हम आप उस समय जवान थे, कितना तमाशा मचा था और इलीगल कहा गया था उसको, बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए थे, सब कुछ हम जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एटॉमिक पावर होने को हिंदुस्तान क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है? क्या हमारे एटॉमिक पावर का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे नेता ये धमकी देते रहें कि पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिरा देंगे, जो कि बेवकूफी होगी, बहुत भयानक। पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा, और हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे एटॉमिक बम गिराएगा तो हमारा भी एक बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा, ये सब जानते हैं। तो हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान पे बम गिराना, पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान पे बम गिराना, सिवाय बेवकूफी के और सेल्फ डिस्ट्रक्शन के कुछ नहीं होगा। तो ये तो यूज है नहीं हमारे पास। तो अपने एटॉमिक पावर होने को डिप्लोमेसी में हम क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं? नहीं सर, एक बात है, इसमें एक बात रहेगी कि जो पाकिस्तान ने रूस के साथ भी एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट कर लिया है 2 दिन पहले। नहीं, रूस के साथ तो हमारे रिश्ते खराब हुए हैं। अभी एक अखबार की हेडिंग थी कि रशिया के साथ जो इंडिया के रिश्ते हैं वो नॉस्टैल्जिया जितने रह गए हैं। हाँ, क्योंकि देखिए मतलब कोई भी लारा समझ सकता है। नहीं, और आप अमेरिका से हाथ जोड़ रहे हैं। अभी तो कल की ही खबर थी ना, आपने भी हाँ, शायद लेके हम पोस्ट की थी, एलएनजी मैंने भी लेके की हम। थी कि आप जो है अमेरिका से मांग रहे हैं ये इजाजत कि रशिया से हम तेल खरीद लें। मतलब जिस रशिया के दम पर बांग्लादेश को आपने पाकिस्तान से अलग किया, उनका कौन सा बेड़ा आया था, और इंदिरा जी ने कहा कि और एक आध बेड़े भेज दो, और वो कुछ नहीं कर पाए। निक्सन जैसा आदमी कुछ नहीं कर पाया, वो भी पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान ने उनको चाइना जाने का इंतजाम किया था, वो सब कहानियां हम जानते हैं। तो जिस रशिया के दम पर आपने अमेरिका को इंडिया में घुसने नहीं दिया था, उस जमाने में, उस जंग में घुसने नहीं दिया था, उस रशिया से तेल लेने के लिए आप अमेरिका से अनुमति मांग रहे हैं। और लावरोव क्या कह के गया है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और लावरोव को मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उसके ऐसा डिप्लोमेट आज की डेट में कोई है। उसने ये कहा कि रशिया हिंदुस्तान के साथ जो हथियारों का मामला था वो बहुत पुराना है। हिंदुस्तान का जो हथियारों का बेस है वो रशिया का है, और वेस्टर्न पावर केवल हथियार देंगी, टेक्नोलॉजी कभी नहीं देंगी। और आप जानते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वेस्टर्न पावर से जो खरीदते हैं हमें टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है। हाँ, ये और ईरान के विदेश मंत्री भी हिंदुस्तान आकर आखिरी कोशिश करके गए, जैसे रशिया के लाराव जो बहुत बड़े डिप्लोमेट हैं दुनिया भर के,
यानी उनकी जो बात करने की शैली है वो मुझे बहुत पसंद है। वो उनका फैन कमाल है। बेस बहुत दुनिया में है। तो और वो और पुतिन भी बातचीत करते तो बहुत मजा आता है। वो एकदम बहुत ही मजेदार बात करते हैं। तो मैंने ये देखा कि लारोव और ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के पहले बाद में ऐसे जो आए, उसमें उन्होंने ये सोच लिया था और ये उनको मान मान रहे थे वो कि ये देश जो है हिंदुस्तान, उनका दिल हमारे साथ है, यानी लोग हमारे साथ है। लेकिन ये सरकार जो आई है उसका मुखिया और उसके मित्र अभी साथ नहीं दे रहे हैं। तो उन्होंने देखिए लारोव ने भी और इजराइल ईरान के विदेश मंत्री ने भी कोशिश ये की। अरागची साहब ने। हाँ, राक्षी साहब ने ये कोशिश की कि इस देश को हम मित्र मानते हैं, ये बार-बार बताते रहे। लेकिन हम्म, उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि ये ब्रिक्स सम्मेलन की फेल होने की वजह कुछ ताकतें इज़राइल के साथ हैं। तो और उसी में इज़राइल के प्रधानमंत्री ने यूएई का निकाला, यूएई का विजिट करके वो बाहर निकाल दिया। इससे उन्होंने दोनों को पूरी तरह से आग के सामने झोंक दिया। एक तो यूएई के जो इंटरेस्ट है उसको और हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि नेतन्याहू ने ये लोगों के सामने लाकर ये रख दिया कि यूएई हमारे साथ है और अब ये भारत के प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो भी हमारे खेमे में हम ले रहे हैं। तो अब मोदी के लिए या उनके मित्रों के लिए लाइफलाइन बची ही नहीं है। तो उनको अब ये इनके साथ खींचते चला जाना है। देखिए आप, ये मुझे एक चीज की याद दिलाता है। दूसरे विश्व युद्ध में 1943 के बाद में, 1943 के बाद में मुसोलिनी जिस तरह से हिटलर के पीछे खींचा जा गया और इटली को उसका बहुत हर्जाना भुगतना पड़ा और अंततः मुसोलिनी को और क्लारा पैट्सी को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। तो उस लाइन पे ये हो रहा है सब। मुसोलिनी के अपने कुछ अंदाज थे वो गलत हो गए और हिटलर के साथ उसका इतना घुस मैंने गया। मैंने मैंने अपनी तानाशाह वाली किताब में इस हिस्से को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से लिखने की कोशिश वो की है कि किताब में उस पे कभी लिख रहा। कभी हिटलर मुसोलिनी को अपना गुरु मानता था और उसके बाद ये हालत हुई कि मुसोलिनी हिटलर के रहमो करम पे रह गया। जी, आपकी किताब कमाल की है और उसके ऊपर मैं लिख रहा नहीं, हूँ। किताब को छोड़ दीजिए, अभी जो बात कर अरे रहे हैं उस पर सुनिए, बात आप करते सुनिए तो सही है। ये बात 2 हैं। लाइनें जी मुझे बोलनी है, जी, क्योंकि आपकी जरूर किताब जरूर। मैं अभी फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उस पेपर लिख रहा हूँ। तो मुझे ये बात मेरे मन में वहीं पे रही। ये आप जो कह रहे हैं ना, वो 1923 में जो हिटलर ने बगावत की थी अपने सरकार के खिलाफ, वो उसने यही सोच के की थी कि मैं मुसोलिनी की तरह बनूंगा। मुसोलिनी ने वैसे कब्जे में लिया था इटली का सरकार। तो 1923 का फेल हो गया उसका वो जो अपराइजिंग था वो। उसके बाद 1933 में, यानी 10 साल बाद वो सत्ता में आया है हिटलर, जबकि वो बहुत आगे निकल गया था। और मुसोलिनी उसके वो इसी अहंकार में रहा मुसोलिनी कि मैं गुरु हूं, विश्व गुरु हूं, विश्व गुरु हूं, विश्व गुरु, रोमन एम्पायर। मुसोलिनी मरने से पहले 10 दिन उसने गैलरी से स्पीच दिया था, उसमें कहा था हमारा रोमन एम्पायर वापस आ चुका है। तो आप इसमें सिमिलैरिटीज देख सकते हैं मुसोलिनी और हमारे मुखिया में। तो वो अब उनके पास जो खींचे चले जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं। बस एक दुर्भाग्य की बात क्या है कि इस देश के नागरिक हम हैं, तो इनके साथ हम कुछ दिन खींचे खींचे चले जाएंगे। और यूएई लोगों को लगता है 30 मिलियन बैरल्स दे आप रहा तो है तेल। आप तो कॉकरोच हैं, मैं भी कॉकरोच हूं, हम हाँ, और कॉकरोच हैं। पैरासाइट भी पैरासाइट भी। पैरासाइट्स हैं, हाँ। तो वो क्या स्वर्णकांता हो या सूर्यकांता हो, ऐसे ही बात करते हैं। अब क्या ही करें, हमारे लॉर्ड्स हैं और हमारे महामहिम हैं, वो ऐसी बातें करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। खैर, लेकिन फिलहाल विश्व के पटल पर और विश्व की परराष्ट्र नीति में कॉकरोच और पैरासाइट कोई और है, वो हम नहीं है। हमें उसमें वो घसीटा इजराइल जा है। रहा है क्योंकि हम जनता है। तो एप्स्टीन इस देखिए ये जो मैं एक एक बात लास्ट कहता हूं इस मामले में, फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो मोदी, यूएई, इजराइल और अमेरिका का जो ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ये इसको हम लोग एप्स्टीन फाइल के नाम से जानते हैं, एप्स्टीन क्लास के नाम से जानते हैं। एप्स्टीन क्लास वर्सेस ऑल, ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर अब हुई है। और आपने ट्रम्प साहब को चाइना में देखा, चीन, ईरान, रूस, पाकिस्तान सब इकट्ठा आ गए। उनके पास लबालब भरे हुए तेल के भंडार हैं। उनके पास क्या क्या है वो आपने जो 16-15 दिन की वॉर हुई उसने देखा, जंग में देखा आपने। तो
इसमें हार किसकी होनी है और जीत किसकी होनी है निश्चित है। नेतन्याहू का अपना अलग इंटरेस्ट है कि सब एजेंडा है जो आपको भी मालूम है। उसका दूसरा जज, उसकी इंक्वायरी करने वाला दूसरा जज मारा गया कल, एक्सीडेंटल डेथ। नहीं नहीं, आप लोया वो की नहीं, लाश। वो गलत खबर थी। मैं आपको कंफर्म कर दूं, वो गलत खबर थी। जनवरी में ही उसकी डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में, वो कल हाँ, गलत लेकिन वो चलाया पहला गया। भी कम से कम एक तो मारा गया है, हाँ मरा मरा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, उस दोनों मरे हैं। लेकिन कल की हाँ, बात नहीं है, सिर्फ इतना है, बाकी सब सही है। कल बस की बात नहीं है, दोनों पहले ही हो मरे चुका है। हैं तो हमें किसी एक हम्म। की याद आ रही है। तो हमारे भी एक जज हम्म। मरे थे सीबीआई के, एनीवे। लेकिन ये बात है कि उनकी जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उसको वो टालना चाहते हैं। उनको निरंतर युद्ध की स्थिति में इजराइल को रखना है। इसमें इजराइल का भी कोई हित नहीं है, यहूदियों का हित नहीं है, जायोनिस्टों का हित हो सकता है। लेकिन यहूदियों का ये प्रॉब्लम है कि वो भी खींचे चले जा रहे हैं नेतन्याहू के साथ। उनका देश भी बर्बाद होकर रहेगा, इजराइल रहेगा नहीं रहेगा वो भी एक दिक्कत ही है। उनके लिए भी एक दिक्कत है। लेकिन नेतन्याहू के बाद इजराइल नहीं रहेगा, हज में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा वो आर्टिकल। तो इस स्थिति में हमने इंडिपेंडेंस के बाद यानी आजादी के बाद पहली बार गलत साथ में, गलत संगत में गलत कदम रखना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान का हश्र क्या होगा? ये गलत संगत का जो हश्र होता है वो वही होगा। नहीं, खैर इजराइल एक नकली देश है बनाया हुआ, और हम एक बहुत प्राचीन सभ्यता है। देश रहता है, सरकारें आती जाती हैं। जो आपने कहा कि ईरान और रशिया भारत के साथ दोस्ती की बात लगातार कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि सरकारें आती जाती हैं, मुल्क रहेगा। और ये भी जानते हैं कि इस देश में जो सोचने समझने वाले ज्यादातर लोग हैं, उनको पता है कि आपको यूएई या फिर इजराइल के साथ खड़े होने की जगह ईरान के साथ खड़ा होना हर तरह से फायदेमंद होता। जैसे एक बात मैं अक्सर कहता हूँ राजू भाई, कि चाबहार पोर्ट अगर बन गया होता और चालू हो गया होता, उससे हम काम करना शुरू कर देते, तो ईरान से तेल लेने के लिए हमको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उधर रह जाता और चाबहार से सीधे मुंबई हमारे पास तेल आता बिना किसी संकट के। और हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आप एक पोर्ट से बाहर निकल, जिस पोर्ट को आपने बनाया है, जिस पोर्ट को शुरू से लेकर आखिर तक आपने बनाया है, तैयार किया है, मजे दूसरे करेंगे उस पर। ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। एक सवाल था मेरा, जिस तरह से देश के अंदर हमारे यहाँ जायनिस्टों की आपने बात की, तो मुझे सूझा कि हमारे यहाँ भी जो एक भक्त संप्रदाय पूरा पैदा हुआ है, वैसे हमको कहना चाहिए कि दक्षिणपंथी ग्रुप, हिंदू दक्षिणपंथी ग्रुप जो है, क्योंकि भक्त कहने पे कई बार मामला हल्का हो जाता है, वो जो पैदा हुआ है, उसका आप इजराइल के लिए प्यार, उसका ट्रंप के लिए प्यार, और उसका इस तरह की चीजों के लिए सब देखते हैं। संकट आता है तो आईटी सेल तुरंत चालू हो जाता है। अब कहा जा रहा है यूपीए समय में ज्यादा बढ़ी थी तेल की कीमत। कोई भी बेवकूफ समझ सकता है कि तेल की कीमत जो है वो ब्रेंट की जो प्राइसेस होती हैं उनसे तय होती है। कहां उस समय 142 और मुझे याद आ रहा है $168 तक कीमत गई थी ब्रेंट की, पर बैरल ऑयल की। तो आप उससे कंपेयर कर रहे हैं आज, जब इतने जंग के बावजूद वो लेवल अभी ब्रेंट ने नहीं पकड़ा है। ब्रेंट का 110 120 इसी के आसपास चल रहा है। आज का रेट तो मैंने अभी देखा नहीं, थोड़ी देर बाद देखूंगा, लेकिन इसी के आसपास रेट चल रहा है। लेकिन एक आईटी सेल है जो हर चीज को जस्टिफाई करने पे लगी है, एक मीडिया है जो हर चीज को जस्टिफाई करने पे लगी है, और उनकी पहुंच ज्यादा दूर तक है। इंदिरा गांधी की वो तस्वीर लगाई गई हिंदू न्यूज में, देखते ही मेरे समझ में आ गई कि ये फर्जी है, लेकिन लोगों तक पहुंची और लोग उस पर भरोसा करेंगे। और मजेदार बात की, वो हिंदी में ऊपर द हिंदू लिखा है, और पूरी खबर हिंदी में लोगों के पास व्हाट्सएप पे भेजी जा रही है ताकि लोग पढ़ सके, और लोग भरोसा कर रहे हैं। तो ये जो एक पूरा क्लास पैदा हुआ है, जो किसी भी हाल में सरकार का समर्थन करने को तैयार है, और जिसकी मुस्लिम हेट इतनी ज्यादा है कि वो इजराइल को भी पापा बनाने को तैयार है। वो किसी को जो मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कोई अगर सड़क पर चलता कुत्ता मुसलमान के खिलाफ बोल दे, कुत्ते की क्या बात करनी है, सुअर हाथ में लेके घूम रहे हैं, देखा ही है हमने, क्योंकि मुसलमानों में सुअर हराम है। तो ये जो एक पूरा क्लास बना हुआ है, इसका कितना और कितना लंबा असर पड़ेगा हिंदुस्तान की अंदर की छवि पर और बाहर की छवि पे, क्योंकि बाहर भी हमारी छवि बहुत बहुत खराब हुई है पिछले 10-12 सालों में। सर, मैं इससे पहले चाबार पोर्ट पे एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा ताकि उससे ये जोड़ बिल्कुल। सकूं बात। चाबार पोर्ट पे जब ईरान इजराइल वॉर शुरू हुआ तो आप समझिए कि हमने डेवलप किया, हमारे पैसे गए, हिंदुस्तान के लोगों के पैसे गए, मोदी जी के नहीं, पर्सनल पैसे थोड़ी जाते हैं। तो इजराइल ने बमबारी चाबार पोर्ट पे की, ताकि वो हमारा कितना दोस्त है वो आप समझ सकते हैं, एक बात। और उन्होंने हर लिंक को खत्म करने की कोशिश की जो हमारे साथ, वो इजराइल चाहता है कि हम ईरान के खिलाफ युद्ध करें उनके लिए, जैसे अमेरिका कर रहा है, और मोदी जी बिल्कुल। उसको हवा दे रहे हैं। अब यहाँ एक बात है कि यूएई में जो अभी इजराइल के प्रधानमंत्री गए थे नेतन्याहू, उनके साथ मोसाद के चीफ भी गए थे,
और मोसाद डेविड क्या बर्नियर। खुरापात है वो आपको तो मालूम है। तो हिंदुस्तान के जो आईटी सेल है या बड़े पैमाने पर ये जो बॉट्स काम करते हैं, वो मोसाद ने इन्फिल्ट्रेट कर दिए। आप नहीं, लेकिन ये आप ये मत समझिए कि मोसाद का हर आदमी यहूदी है। मोसाद ने अपॉइंट किए हुए लोग हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, और वो खुशी खुशी जा रहे हैं। उनको पता नहीं कि क्या ईरान क्या इजराइल, यार वो पैसे दे रहे हैं जो अपना मालिक है। ये टाइप पे ही जी है ना। 1942 में भी आरएसएस ऐसे ही जीती थी ना, कि पकड़ के दिए कांग्रेस के 5 लोगों को तो पैसा इनाम मिलता था, पेंशन मिली सावरकर को 60 रुपया। तो यही है इनका, इधर मनी कम्स और मनी गोज, यही फिलोसॉफी है आरएसएस की। तो ये जो भक्त संप्रदाय यानी राइट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट है, जिनको आतंकवादी कहना उचित रहेगा, उसमें से एक विंग जो है वो सोशल मीडिया आतंकवादी बनाए हैं आरएसएस और मोसाद ने मिलकर, जो भारत में इन्फिल्ट्रेट करते हैं। वो अनाप शनाप चीजें करते हैं और गलत प्रोपागंडा करने में मोसाद ने बहुत बहुत बड़ी महारत हासिल की है। वो भारत को बहुत बड़ी सताने वाली आज की समस्या है। ताकि आप एक काटने जाओ, एक सत्य को असत्य को काटे आप, तो दूसरा अकाट्य असत्य आपके सामने वो डाल देते हैं। आप देखिए, हर असत्य को आप काटते जाएंगे, वो असत्य की पूरी पूरी ये बिछा देंगे, चादर बिछा देंगे। तो ये जो है वो टेक्निक है एक। और दूसरा जो अपनी दूसरी बात बोली कि मुसलमानों की नफरत, मैं आज भी ये मानता हूं कि हिंदुस्तानी आदमी के मन में मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत, इतना द्वेष जो है वो सिंथेटिक है। दैट इज ऑल्सो दैट इज ऑल्सो हैपन जस्ट बिकॉज वी आर एंस्लेव्ड बाय इसराइल। ये लोग जो गाजा में, ओरिजिनल नहीं है वो। यस, ये लोग जो गाजा में और लेबनान में कर रहे हैं, वही हिंदुस्तान में अपने नागरिकों के साथ करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। जैसे एसआईआर की प्रक्रिया में मुसलमानों को सेकंड सिटीजन बनाना है, मैं मानता हूं कि यह देशद्रोह की प्रक्रिया है। तो यह देशद्रोह इजराइल के दबाव में हम कर रहे हैं। और दूसरी बात है, एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, कल्चरल गिव एंड टेक करना चाहिए, फला करना चाहिए, डिकरा करना चाहिए, होसबड़े आके बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए अमेरिका ने दबाव डाला है। तो मोदी खुद तो बोल नहीं सकते, तो वो भोसबड़े से बुलवा रहे हैं। लेकिन इसमें एक अंतर्विरोध यह है कि आप देश के मुसलमानों को रोज पीट रहे हो, मार रहे हो, उनके बुलडोज कर रहे हो घर, और वहां जाके यूएई में उसके सुल्तान जो मुस्लिम है उनको गले लगा रहे हो, पहले से हाथ फैला के आ रहे हो आप ऐसे। ये कौन सा भाई हक है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। खैर, हाँ, वो जाने थोड़ा दीजिए। ज्यादा हो गया था, वो देखने में अजीब लग रहा, नहीं, थोड़ा वो ज्यादा हो हमेशा गया था। ज्यादा नॉर्मल होता आप है, इस जाके, बार अलग ज्यादा हो गया। हाँ, अलग उससे भी ज्यादा ये हो गया स्टाइल हमेशा अलग वाले से भी। है। हाँ, अब हंसे नहीं, बस हाथ फैलाए। तो सिंथेटिक आपको जो बहुत उत्साह दिखाना होता है ना, कि आप अब बच रहे हैं इसकी वजह से, यही लाइफ लाइन है, ये आखिरी लाइफ लाइन पे आदमी बहुत फड़फड़ाता है। तो वो दिखता है उसमें। ये उत्साह आपने कभी जी जिनपिंग में नहीं देखा होगा। उनको ट्रम्प कभी क्या नहीं इतना, और कोई, मतलब गजब का कूल आदमी। और भाई साहब, केवल शी जिनपिंग की बात नहीं है, आप पूरा इंटरनेशनली देखिए, जहां गले भी मिलते हैं वहां भी आप देखिए, वो इतना मतलब सिंपल सा होता है कि आपकी अलग से नजर नहीं आती। जैसे हम लोग भी गले मिलते हैं, नॉर्मल जो गले मिलते हैं, तो आप एक हाथ बढ़ाते हैं, अगला आदमी हल्का सा बढ़ता है, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, बात खत्म हो जाती है। वो जो लपट के और झपट के गले लगाने का होता है, ये तो बहुत क्लोज दोस्तों में होता है। आपके जीवन में कोई 2-4 लोग होते हैं जिसके साथ आप ये करते हैं। नहीं सर, ऐसा है कि ये जो गले लगाना, बॉडी लैंग्वेज की स्टडीज है, उसमें देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यानी पूरे विदेश नीति में गले लगाने की बहुत कम अवसर आते हैं। ऐसे आप किसी को गले नहीं लगाते, बहुत कम बार ऐसा। वो भी आपको मालूम होता है कि देश की जनता एक तरफ है, वो उसका रक्षा करने के लिए आए हो, आपके उनके प्रतिनिधि हो, और सामने वाले को एक फॉर्मल गले। इनफैक्ट राजू भाई, डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि आपका हर जेस्चर जो होता है वो टेलिंग होता है। हाँ, आप हर जेस्चर जो देते हो उसका कोई मतलब निकाला जाता है। बिना मतलब के जेस्चर का कोई मतलब ही डिप्लोमेसी नहीं, में नहीं होता है। मोदी जी के पास शब्द नहीं बचे हैं, उनके पास कोई इंटेलेक्चुअल थॉट नहीं है, उनका दोस्त भी उनका कोई और तय कर रहा है। तो वो बस अपने उत्साह को बचाए रखने के लिए खुद ही को समझा रहे हो कि हाँ हाँ मैं उत्साहित हूं, एक एक उसका अर्थ है। दूसरा, ये हर विदेशी नेता को, गोरे नेता को या अमीर नेता को अपनी प्रियतमा जैसा गले लगाना बहुत अभद्र है। हम्म कोई बॉडी मतलब नहीं लैंग्वेज है उसका, उससे अच्छा उससे कुछ होता भी नहीं है, हमने देख लिया।
अरे उससे कुछ होना वाला ही नहीं है, उनको सुकून मिलता है बस। आज मैंने अपनी प्रियतमा, अब 4 ही तो बची हैं, 3 ही, उसमें से 2 ही बची हैं क्योंकि एक तो लताड़ रहे हैं ट्रम्प साहब, माय फ्रेंड। तो अब नेतन्याहू हैं और ये यूएई के शेख हैं, और बाकियों नहीं, को गले लगा तो अफगानिस्तान हिंदुस्तान। अफगानिस्तान अफगानिस्तान भी है, बस ये है प्राइम मिनिस्टर लेवल पे अभी मुलाकात नहीं होती है, लेकिन अफगानिस्तान भी है। अभी हमने एक डील हाँ, साइन की है उनके साथ। और नहीं, वो अलग चीज है, वो प्रियतमा मान के गले वाले लगाए तो बुरखा उड़खा पहनाने नहीं देंगे। तो वो अलग ही, अफगानिस्तान का अलग लेवल पे हमारा इश्क हो जाएगा। तो और अफगानिस्तान इस झंझट में पड़ने वाला नहीं है, उसका कोई वो भी नहीं है कि ईरान, उसको यूएई, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट चाहिए, कहीं से पैसा चाहिए, पैसा आप दे रहे हैं बस। इसलिए वो खुश है। और वो उसका कोई वो नहीं है। तो इज़राइल का जो पपेट बन के जो काम कर रहे हैं, वो अपने उनके मित्र हैं, अब बस इतना है। और हमको सबसे बड़ी आज के दिन में दुख इसका हो रहा है कि इतना बड़ा देश, इतना रोबस्ट इकोनॉमी को बर्बाद करके हम किसी के पपेट बन चुके हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री और उनके मित्र कुछ ऐसा राज छिपाए हुए हैं और कैसे कुछ ऐसे केसेस जाके उन्होंने किए हैं कि जिसको जिसको छुपाने के लिए हमें भी उनको घसीट रहे हैं उसमें। जबकि पूरा देश, हिंदुस्तान ओवरऑल बाय एंड लार्ज देश ईरान के साथ है, रूस के साथ दिल है। मेरा जूता है जापानी, वैसे वो दिल है हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तानी दिल रूस के साथ है, ईरान के साथ है, नेचुरल अलाई है हमारे। और हमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया फट से, हमने छोड़ा तो। अब एलएनजी से भरे लबालब जहाज पाकिस्तान में आएंगे कतर से दोनों आ तरफ। रहा है, बताइए। कतर से पाकिस्तान पहुंच रहा है, हमारे पास देखिए, नहीं पहुंच रहा है एलएनजी। इसलिए पाकिस्तान, ये लोग जो भक्त लोग बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया बन गया, अरे वो अब उसके प्रधानमंत्री ने कोई भाषण नहीं किया कि गोल्ड सोना मत खरीदो, ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अभी। अच्छा, तो पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम, इसमें हमारे लिए खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, और दूसरी बात यह हमारी है क्या कि, इकोनॉमिक स्थिति है, उस पर हम खुश हों दुखी हों तो समझ में आता है। और हमारे प्रधानमंत्री ने हमको हिट विकेट करा दिया है, अच्छी स्थिति होने के बावजूद, आपकी टीम अच्छी होने के बावजूद हमारी हिट विकेट कर रहे हैं। तो उसमें हमें दुख कर, अपना अपना दुख होना चाहिए। तो ये हिट बहुत, विकेट का तो ये है भाई साहब कि इस देश में सिर्फ 4% लोग हैं जो विदेश जाते हैं, और इतने ही परसेंट लोग होंगे जो सोना खरीदते होंगे, वरना 1,60,000 के आसपास 55,000 सोना चल रहा है। किसकी औकात बची है खरीदने की? घर में शादी वादी पड़ती है तो आदमी पुराना सोना और थोड़ा बहुत नया खरीद के काम चला रहा है। कौन सोना खरीद रहा है? सर, कहने की उनको कहना ये था उनको कि आपके पास जो सोना है मुझे दे दो, क्योंकि अब गिरवी रखने के लिए बस आपके पास जो सोना है वही बच्चा है मेरे पास। तो वो आगे बस बताने वाले हैं, इसलिए वो पहले उन्होंने सोने का डर माहौल दिखा, माहौल बना रहे हैं, माहौल बना रहे माहौल, हैं। कॉन्टेक्स्ट बनाया। और उससे बड़ी बात है कि अगर वाकई इतना बुरा हाल है, देखिए आप भी देश के नागरिक हैं, मैं भी हूं, जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं वो भी नागरिक हैं, जो एडिट करेंगे वो भी नागरिक, हम सब भारत के नागरिक हैं। तो अगर मान लीजिए सबके बावजूद अगर देश पर कोई वाकई संकट है, तो हम सब तैयार हैं कि उसमें हम अपना रोल कैसे निभा सकते हैं। बट एक व्हाइट पेपर तो जारी कीजिए, हमें बताइए कि देश की सिचुएशन क्या है। पेट्रोल की अब जब सारा कुछ कर लेते हैं उसके बाद कहते हैं 6 महीने का पेट्रोल है, इतने महीने का ये है, फला है, ढिमका है। भाई आप हमें बताइए, या तो सब कुछ अच्छा है तो फिर ये कहिए हम सोना क्यों ना खरीदें, और अगर सब कुछ गड़बड़ हो चुका है तो एक बार हमको साफ साफ बताइए, विपक्ष को बताइए, हमको बताइए, एक व्हाइट पेपर ले आइए। लेकिन वही है कि अपनी गलती मानना या हमसे कुछ गड़बड़ हुई तो मानना, आपने तो लगातार कहना है सब चंगा सी, और इसीलिए आप बताएंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम है कुछ। ये उस घर के मालिक की तरह है जो बताएगा ही नहीं कि मेरी नौकरी जा चुकी है, मेरे बैंक में 1 रुपया नहीं है, परिवार में आके कहेगा सब ठीक ठाक है, तो फिर क्या होगा? फाइनली पूरा परिवार एक दिन आत्महत्या कर लेगा। सर, मुझे एक अलग ही किस्सा याद आ रहा है मेरे बचपन का, जो हम लोग करते थे अक्सर बाबा को डर के। तो जनता का दबाव ना आए इसलिए मोदी जो कर रहे हैं उससे मुझे उस चीज की याद आ रही है। सुनाइए सर, क्या हो, सुनाइए। सुनाऊं तो, एक हाँ कोई हाँ एक एकदम। टेस्ट पेपर होते थे तो हम लोग बड़े मस्त मौला थे, हम लोग पढ़ाई वढ़ाई तो कभी किए नहीं, जो हुआ जो मिला मार्क्स, जो अच्छे मार्क मिले, वो जो याद रहता है उसी की वजह से मिले, उसकी बदौलत मिले। तो कभी कभी पढ़ाई ना करने की वजह से सजा भी होती थी, मार्क्स कम आते थे बहुत, और वो उस टाइम में वो टेस्ट पेपर घर पे देते थे, फादर की साइन लेके आओ। तो वो लेके हम्म। आता था, तो फादर, मैं बहुत दिन तक रखता था छुपा के। तो ये कि फादर मारेंगे, और उसका डर बहुत रहता था। उस हम लोग उसको कुछ साइकोलॉजी वाइकोलॉजी चाइल्ड वो सब देखा नहीं जाता, सीधा पिटाई होती थी। अरे तो हम जिस पीढ़ी में है उस समय चाइल्ड साइकोलॉजी थप्पड़ से डिसाइड हाँ, होती थी। तो और उससे हर हम बीमारी का एकदम, इलाज वही था। हाँ, तो वो हुआ कि दबा के रखते थे। तो फिर
पापा पूछते थे यार इतना दिन तो नहीं रखना होना चाहिए, एक दिन पूछते थे तो पहला झूठ बोलते थे हम, नहीं पापा वो क्या है हमारे टीचर जरा बीमार थे। अच्छा, तो पापा उस दिन छोड़ देते थे। ऐसा कर करके झूठ का इतना बड़ा वो बना देते थे बचा देते थे कि नहीं पापा। तो एक दिन हमारा दोस्त आके बता देता था कि सर आपके वो राजू को इतने नंबर मिले, कितने नंबर मिले आप अब। बोले पापा बोलते थे क्या पेपर तो मिला नहीं ना तुम लोग का? नहीं बोले मुझे तो इतना 32 मार्क मिले, मैं भी फेल हो गया ये वो। तो पापा को पता चलता था। उस दिन पापा एकदम फेस करके आते थे और पूछते थे क्या हुआ पेपर नहीं मिला? तो क्या करते थे आपके पापा? मेरे पापा जब रिटायर हुए तो वो बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर एचआर थे। ओह ओह लेकिन ओह उनकी जी। सफर एक किसान थे पहले, जब मैं बच्चा था ना तो किसान थे, वो पढ़े बात नहीं नहीं, थे। आप बताइए, कहानी कहानी बताइए। मेरा अपना हाँ, दर्द दूसरा है, इसलिए मैं आपसे शेयर करूंगा हाँ, इसके बाद। हाँ। तो मैं ये होने के बाद मैं अनाप शनाप झूठ बोलता था और वो परस्पर विरोधी होता था। यानी पेपर मिला है लेकिन मेरे बैग में रह गया, मुझे नहीं मालूम कैसे रह गया। फिर मैं बोलता था नहीं नहीं पापा अच्छे नंबर है। तो पापा आखिर में बैग हाथ से लेते थे और खुद खोल के देखते थे और वो देखते थे तो उसके बाद में भयंकर पिटाई होती थी। तो वो पिटाई से पहले और पापा से के साथ जो परस्पर विरोधी बयानबाजी मैं करता था, वो मुझे वही याद टाइम आती है आपको जब याद आ रहा मोदी है। जी के बयान देखता हूँ। हाँ, भाई मेरे पापा प्रोफेसर थे, इसलिए मेरे पास ये सब चांस नहीं था, मुझे पिटना ही था अगर कुछ गड़बड़ हुई सो है तो। सो मैं सैड, सो सैड। एक दिन भी टाल नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ज्यादातर टीचर्स उनके स्टूडेंट हुआ करते थे, तो मुझसे पहले उनको नंबर पता चल जाते थे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत दुर्भाग्य इसीलिए की बात है। इसीलिए इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपके पापा क्या करते थे, कहीं वो भी टीचर तो नहीं थे, तो अच्छा है कि सर, टीचर नहीं थे। नहीं यहाँ पर पापा की जगह हम जो वो यूज कर रहे हैं, रूपक को यूज कर रहे हैं, वहाँ पापा की जगह बिल्कुल जनता है। जनता है तो बिल्कुल। आपकी जो जनता थी वो सचेत थी। हमारी जनता को ज्ञान नहीं था तो हमारे घर में मोदी जी जैसी स्थिति मेरी हो जाती थी। मैं एक बयान देता था, फिर दूसरा देता था, फिर उसको छुपाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा। वही वाली बात है ना, हम बात खत्म कर रहे हैं। वही वाली बात है कि आप कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आपके मिनिस्टर संसद के अंदर कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद जो है बयान आता है, आपकी मिनिस्ट्रीज का बयान आता है, फिर आप कहते हैं सोना मत खरीदो, तेल कम यूज करो। अगले दिन फिर हरदीप पुरी का बयान आ जाता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है इतने महीने। तो हमें बताइए तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, हमें बताइए एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है देश की। आप एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए, तब तो ये हो कि हम उसके साथ खड़े हों कि भाई हाँ देश इतने बुरे। हमें पता ही नहीं है कि ये पैसे जो हमसे बचाए जा रहे हैं, ये जो विदेशी डॉलर बचाए जा रहे हैं, ये क्या लोन दिए जाएंगे अंबानी जी को 10 बिलियन डॉलर, 16 मिलियन डॉलर वो देने के लिए, जमानत देने के लिए, 10 बिलियन डॉलर वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए। और हमको बताइए कि विदेशी मुद्रा की इतनी कमी है, तो एक कैपिटलिस्ट को आपने इतना सारा पैसा अमेरिका में देने के लिए कैसे अलाउ कर दिया? क्या उससे विदेशी मुद्रा की दिक्कत नहीं आएगी? नहीं सर, एक इसमें एक और बात है कि जो आप कह रहे हैं कि हमारे पास कितना रिजर्व है वगैरह बोलना चाहिए सर व्हाइट पेपर। सर 12 सालों में इन्होंने कोई महत्वपूर्ण बयान संसद में पटल पर नहीं किया, ना। जो कि एक भारत के प्रधानमंत्री को उत्तरदायी होना चाहिए जनता के प्रति। वो उत्तरदायी बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। वो इज़राइल जाके उत्तरदायी हैं। सर क्योंकि मालिक जहां होता है, देखिए आज तक के प्रधानमंत्री के मालिक यहाँ की जनता थी। तो संसद में नेहरू भी और मनमोहन तक, यानी बीच के सारे प्रधानमंत्री लीजिए, संसद में दोनों सदनों के अधिवेशन को बुला के उस पे चर्चा होती थी गंभीरता से और प्रधानमंत्री बयान देता था और गालियां भी खाता था वक्त आने पर। नेहरू ने भी खाई है। बिल्कुल, सबने खाई है। और ये बात वो इसलिए करते थे क्योंकि उत्तरदायी वो जनता को मानते थे। अब मोदी जी है वो उत्तरदायी नेहते ने को है तो वो जनता को क्यों मानेंगे? इसलिए देखिए उनका कोई एरोगेंस नहीं है, अहंकार नहीं है। वो उनका अहंकार अलग से रखिए। उनकी भारत की जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व ना होने की वजह से ही इज अ मेड जवाबदेही ऑफिसर नहीं है। आउटसाइडर्स। वो इलेक्शन चुराने के लिए जो मदद करता है वो उनका आका है तो उनको जवाब देते हैं वो जाके। तो भारत को ना प्रेस कॉन्फ्रेंस नसीब हुई इस प्रधानमंत्री से, ना उत्तरदायित्व नसीब हुआ, तो आप व्हाइट पेपर का एक्सपेक्टेशन ही मत करिए। अब धीरे धीरे हालत ये बनती जा रही है कि सरकार ही ने, मतलब मोदी जी ही नहीं, मोदी के मंत्री भी ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो केवल सिलेक्टेड सवाल लेते हैं जो पहले से तय होता है, और ना ही अपने डिपार्टमेंट के बारे में कभी खुल के बताते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। सब के सब वही सब चंगासी का एक पूरा का पूरा तमाशा चला रहे हैं। और एक बात मैं कहूं यहाँ पर थोड़ी अलग से, कल भुवनेश्वर से एक वीडियो आया जिसमें कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल और डीजल की। मैं अपने वीडियो में हमेशा ये बात कहता हूं कि पैनिक बाइंग मत कीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। अगर एक बार मान लीजिए आपकी गाड़ी भर भी गई,
आपके पास बाइक है, आपने 10-15 लीटर भरा ली, या आपके पास कार है, उसमें 25-30 लीटर भरा ली, तो उससे भी आपकी जिंदगी कटने वाली नहीं है। अगर ऑयल की वाकई प्रॉब्लम है, अगर पेट्रोल पंप पे नहीं ही रहेगा तेल, तो 10 दिन बाद कोई परेशान होगा, कोई 10 दिन पहले परेशान होगा, परेशान सबको होना है। लेकिन ये जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जिसमें जनता को कुछ पता नहीं है, ये बता रही है जनता आप पर भरोसा नहीं करती। जनता ये मान के चल रही है कि पेट्रोल डीजल का संकट आने वाला है, इसलिए वो पैनिक बाइंग भी कर रही है, सब कुछ जितना हो पा रहा है उतना कर रही है। अगर ये बातें क्लियर रख दी गई होती तो शायद जनता के लिए भी समझना सोचना आसान होता। गोल्ड की कंडीशन ये है राजू भाई, एक मेरे सुनार मित्र है, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप अगर आज गोल्ड कॉइन मांगोगे मुझसे तो मैं शायद 4-5 दिन बाद दे पाऊंगा, क्योंकि जितनी गोल्ड कॉइन थी, जितनी सिल्वर कॉइन्स थी, सब प्रधानमंत्री का बयान आने के 24 घंटे के अंदर बिक गई। यानी आप कहते हो कि सोना मत खरीदो और लोगों के दिमाग में आता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, सोना खरीद के रख लो, आगे पता नहीं मिले कि ना मिले। प्रधानमंत्री को फैक्ट चेक करना पड़ता है। कल ये आता है, सीएनबीसी लिखता है कि विदेश यात्राओं पर टैक्स लगाने की बात और सेस लगाने की बात हो रही है, हालांकि पहले से सेस लगा हुआ है। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। तो आप एक बार बैठकर अगर सब कुछ साफ साफ नहीं बताओगे तो इस तरह की अफवाहें फैलेंगी, और जो जनता आपकी भक्त है वो भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करती है। इस बात को शायद सरकार नहीं समझ पा रही है कि इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं और ये किस डेड एंड पर जाकर बात खत्म हो सकती है। हमें तो कहा ही जाएगा हम सरकार विरोधी हैं तो देश विरोधी, अभी आईटी सेल के कुछ टाल्स आकर नीचे लिख जाएंगे। लेकिन हमारा भी अनुभव है, थोड़ा बहुत दुनिया देखी है। बाल सफेद हुए हैं तो धूप में तो कतई नहीं हुए हैं, राजू भाई के नहीं हुए, मेरे तो सफेद हुए हैं। लेकिन मेरे भी धूप में हुए हैं, मेरे कतई नहीं कलर हुए। किए, कलर कलर कलर। क्यों बताना है? अरे तो छोड़िए। जो अनुभव है, जो दुनिया देखी है, उससे ये समझ में आ रहा है कि अगर स्थितियां खराब हैं और उनको इस तरह से डील किया जा रहा है तो स्थितियां सुधरेंगी नहीं और ज्यादा बिगड़ेंगी। इसलिए हम अपनी तरफ से सावधान कर रहे हैं। कोई हमें कॉकरोच कहना चाहे, कोई हमें नाली का कीड़ा कहना चाहे, ये उसकी जबान है, हम उसे सीरियसली लेते नहीं, इसलिए हमारे ऊपर कोई असर पड़ता नहीं। वैसे भी यंग लोगों को वो कह रहे थे जिनको काम नहीं मिला, राजू भाई और मैं दोनों काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, हम दोनों अच्छा खासा काम कर रहे थे जब ये सब नहीं शुरू किया था। लेकिन खैर, जो यंग लोग भी आ रहे हैं मीडिया में, जो यंग लोग भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने सरकारी ट्रॉल होने की जगह सरकार से सवाल करना पूछा। हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनको इस देश का सपूत मानते हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। आज के लिए इतना ही राजू भाई, बहुत शुक्रिया। Thank you.